ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। आज मंडे है और आज हम लोग फिर स्टार्ट हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीक में लगभग काम हमारा हो जाएगा आपके कल्चर का, क्योंकि मिड वन में आज हम आर्किटेक्चर की तरफ ले चलेंगे। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक एरिया कवर किया था। उसी क्रम में मैं पहले एक बात आपको बताऊं, आज वो क्वेश्चन लगाया है मिस्टर अंकुर? नहीं, वो फारसी साहित्य। नहीं सर, वो नहीं लगा। व्हाई नॉट? एक्चुअली आपने कहा कि हम देख के बताएंगे। पूछा कॉल किए कल के लिए टाइम नहीं होता ना, कोर्स है ऑलरेडी एडवांस्ड। ओके मैं स्टूडेंट्स, एक फारसी साहित्य पर एक क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा था। वो क्वेश्चन मैं आपको अभी लिखवाऊंगा और एक बार इस पर रात में आप लोग सोच लीजिएगा। कल मैं आके वो क्वेश्चन कवर करूंगा। पहले मुझे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मैं अपने आने के साथ ही आई एम जस्ट गोइंग टू कवर दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहले एमसीक्यू क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल मैं फारसी साहित्य क्लास में ही करवाता हूं, लेकिन उसमें सिर्फ यही चीज है और एक दो मैं आर्किटेक्चर की क्वेश्चन फॉर्म करूंगा। आज मैं क्वेश्चन आपको डाल दूंगा लास्ट में, आप लोग भी याद रखना। और कल इस क्वेश्चन को रात में आप लोग ट्राई करोगे। ट्राई करो का मतलब उस पर सोचना, क्योंकि हम लोगों ने फारसी साहित्य कवर किया है और फिर मैं उसकी कुछ स्पेसिफिक बातें आपको बताऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? मतलब किसके विकास का मतलब है कि किस भाषा के विकास में, किस भाषा के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? चॉइस ए ब्रिज भाषा, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। चॉइस बी अवधी, चॉइस सी भोजपुरी और चॉइस डी खड़ी बोली। मतलब आपको पता करना है कि अमीर खुसरो मेड अ कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट्स? चॉइस नंबर ए ब्रज भाषा, बी अवधी, सी भोजपुरी और डी खड़ी बोली। Okay, good. D is the correct answer. Yes. Question number 2. सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए. You have to match code first 1 to code 2nd, and you have to find out the name of the saint poets and their compositions in language. Compositions in language. A. मीराबाई, B. त्यागराज, C. चंडीदास. इसका पूरा नाम है त्यागराज चेट्टी। मीराबाई, त्यागराज, सी चंडीदास और डी पुरंदरदास। उधर आपका पॉइंट 1 है बांग्ला, पॉइंट 2 हिंदी, पॉइंट 3 तेलुगु एंड पॉइंट 4 कन्नड़। और आपके आंसर के चॉइसेस है ABCD, A 2 3 1 4, B 1 2 3 4, C 2 1 3 4 एंड D 1 2 3 4। ए का मतलब हुआ ए का 2 मीराबाई हिंदी, यस। बी का 3 मतलब तेलुगु, यस। एंड सी का 1 चंडीदास, 1 बांग्ला एंड पुरंदरदास 4 कन्नड़, यस गुड। आप लोग तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। आप मेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो मेरे लिए और भी खुशी की बात होगी और बहुत अच्छा आप लोग प्रीलिम्स में परफॉर्म करोगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन संत बरकड़ी संप्रदाय से संबंधित है? Which of the following saints was associated with बरकड़ी sect? Choice A कबीर, Choice B तुकाराम, Choice C जगजीवन दास, Choice D रामानंद। Try to find out the answer. Choice number B तुकाराम, yes, good, commendable. क्वेश्चन नंबर 4, नानक का बल निम्नलिखित में धर्म के किस अवयव पर सबसे अधिक रहा? चॉइस ए ज्ञान, चॉइस बी कर्म, चॉइस सी भक्ति, चॉइस डी योग। नानक gave too much emphasis over which of the following factors? Choice A knowledge, choice B karman, choice C bhaktism, devotion and choice D yoga.
बी है। उधर भी देखा करो ना वेबसाइट पर, उधर क्या है? उधर भी बी है, बी? कुछ सी भी है। My friends, if you have selected choice number B, it means you have just fallen into a particular pitfall during this page, you know, particularly in this question. Choice number C is the correct answer, भक्ति। जिसमें नानक कबीर की बात होगी तो पहली चीज भक्ति होगी, ध्यान रखना है, उसके बाद कुछ और होगा। तो जब भी कबीर या नानक की बात होगी तो सबसे पहले आपको भक्ति सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस कारण से कबीर की भक्ति सूफियों के करीब मानी जाती है? ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कबीर्स भक्तिज्म इज सपोज टू हैव सम पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी विद सूफिज्म? पॉइंट 1, कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। कबीर बिलीव्स इन सेपलेस गॉड। तो कबीर ब्रह्म और आत्मा के संबंधों को प्रियतम एवं प्रियतमा के प्रतीकों में बांधते हैं। कबीर जस्ट ट्राई टू कंपेयर द रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड ब्रह्म विथ दैट ऑफ लवर एंड बिलवेड। पॉइंट 3, दोनों मूर्ति पूजा का विरोध करते। पॉइंट 3, बोथ जस्ट अपोज आइडल वर्शिप। अब चॉइस है ओनली 1, चॉइस भी 1, 2, चॉइस 1, 3 एंड चॉइस 1, 2 एंड 3। सी और डी आ रहा है, बट मैक्सिमम बी है। मैक्सिमम डी, यही डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों करेक्ट है। तो चलो, आप मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन कर देते हो। मुझे केवल आई एम रियली सरप्राइज कि इन व्हाट द क्वेश्चन ऑफ गुरु नानक आपने भक्ति को क्यों नहीं चुना, ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय है। खैर कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है। एक क्वेश्चन और। हाँ, अब है और ओके, हाँ, 1 क्वेश्चन मोर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन संत कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए थे? पॉइंट 1, माधवाचार्य। पॉइंट 2, तुलसीदास। पॉइंट 3, बल्लभाचार्य। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंट और सेंट्स वेर एसोसिएटेड विथ कृष्णा भक्ति? पॉइंट 1, माधवाचार्य। पॉइंट 2, तुलसीदास। पॉइंट 3, बल्लभाचार्य। चॉइस है ओनली 1, केवल 3, बी 1 एंड 3, सी 2 एंड 3 एंड डी 1, 2 एंड 3। मैक्सिमम बी। मैक्सिमम बी। बी का मतलब हुआ 1 एंड 3। यस, गुड। माधवाचार्य और बल्लभाचार्य, तुलसीदास नहीं, ये तो राम भक्ति है ना, जिससे तुलसीदास को यहां से हटाना हो। ओके मैं स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब हम आपको एक क्वेश्चन मेंस का डालते हैं और इस पर आप सोचिएगा, लेकिन आंसर मैं कल करूंगा। आपके लिए थोड़ा हेवी हो जाएगा। 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 2020 में यूपीएससी में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन है फारसी साहित्य पर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन क्या है। जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युगबोध का
प्रतिबिंब है। टिप्पणी कीजिए। द मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युगबोध का प्रतिबिंब है। मतलब पर्शियन लिटरेरी सोर्स ऑफ मिडिवल एज रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्टेम्पररी टाइम। कमेंट। और ये क्वेश्चन है आपका, इसका साइज कितना है? 250 वर्ड्स है, 250 शब्द, और अंक है 15। अंक। अब ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अब इस पर आप लोग थोड़ी सी निगाह डालिए और ज्ञात करने की कोशिश करिए। तो अंकुर पहले पूछो इनसे कि ये लोग ट्राई करेंगे। माय स्टूडेंट्स प्लीज आप हिंट करिए किस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे। ओके राइट, चलो कल फिर इस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। अब आते हैं आज आर्किटेक्चर पर। क्या उसके ऊपर वाला जो पीडीएफ में बचा होगा ना, तो उसमें तो बचा हुआ ना था, साहित्य उसमें तो हो गया था। हमने तो पीडीएफ का उसमें यूज ही क्यों, बच्चे कोई बोल रहे हैं? नहीं पीडीएफ पे मार्क नहीं था इसका। नहीं, एक्चुअली वी हैव नॉट टेकन द पीडीएफ, वी हैव जस्ट इन पैरेलल वी हैव डन दिस थिंग। देखो मेरे स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए स्थापत्य कला पर। स्थापत्य कला में हम आपको एक चीज कवर कर रहे हैं, उसको आप देखिए। भारत में स्थापत्य की एक समृद्ध परंपरा विद्यमान रही थी। अब भारत में स्थापत्य की एक समृद्ध परंपरा विद्यमान रही थी। इफ आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यू क्लियर कि भारत में स्थापत्य की कितनी समृद्ध परंपरा रही थी, तो आप बताओगे कि मौर्य काल से आपका स्थापत्य का निर्माण देखने को मिलता है। मौर्योत्तर काल में आते हो, चैत्य स्तूप और विहार, फिर आप गुप्त काल में मंदिर निर्माण, गुप्त काल ने नागर शैली का आधार तैयार किया था। फिर आप दक्षिण भारत में गए तो फिर पता चला कि तीन शैलियां निर्मित हुई, एक नागर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली, तीसरा वेशर शैली। लेकिन जितनी भी शैलियां भारत में और जितनी आपको लगता है प्रचुर संख्या में जो मंदिरों का निर्माण हुआ है, उन सब के इतिहास पर निगाह डालोगे तो पता चलेगा कि भारत में जो प्रचलित शैली थी, भारत में प्रचलित स्थापत्य निर्माण की जो शैली थी, निर्माण की शैली, उस शैली को कहते थे धार्मिक शैली। दैट इज कॉल्ड धार्मिक शैली। धार्मिक शैली अथवा शाहतीरी शैली। इसमें क्या होता है, तो पिलर्स और बीम का प्रयोग होता है। पिलर्स एंड बीम, जैसे जिसको तुम शाहतीर बोलते हो आर्किटेक्चर की भाषा में, उसको अंग्रेजी में बीम बोलते हैं। बीम का मतलब होता है, जैसे इसको ऐसे समझिए, उसमें ऐसे पिलर खड़ा रहता है, ऐसे देखो, ऐसे पिलर खड़ा रहेगा आपका, और इसके ऊपर ऐसे शाहतीर बनेगी, शाहतीर, और इसी शाहतीर पर छत खड़ा रहता है। ये कहलाता है धार्मिक शैली। And for that you find some technical name as well. What is the technical name? That is त्रैवियत शैली। इसको हिंदी में त्रावियत
और इंग्लिश में ट्रेविएट, TRABETA स्टाइल। मेंस क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि फ्राइडे को क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था? हिंदू मुस्लिम रहस्यवादी संत का विचार। ओहो, मैं स्टूडेंट्स आपको मैं ये कहना चाहता हूं, इतना लेट क्यों बोलते हो? अब मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है, अब मुझे थोड़ा सा टाइम दो। अब बीच में मैं रुकूंगा तो मेरा फ्लो टूट जाएगा। मुझे अब आर्किटेक्चर कवर कर लेने दो। वो हमारे ऊपर वो क्वेश्चन उधार रहा, मैं उसको आपको पे अप करूंगा, चुकाऊंगा, उसका उत्तर लिखूंगा आपके लिए। अगर आज समय बच जाता है, आज नहीं तो कल, पहले मुझे आज आर्किटेक्चर कवर कर लेने दीजिए। ओके, तो मैं इसको, मिस्टर अंकुर तुम भी ध्यान रखना इस चीज को। और पहले तुम भी क्यों नहीं बता देते हो? जैसे जस्ट आफ्टर कमिंग यू हैव टू रिमाइंड मी आफ्टर द प्रीलिम्स क्वेश्चन कि एक मेंस का क्वेश्चन अवेटेड है, दैट शुड बी आंसर्ड। क्योंकि मैं तो मॉर्निंग से इवनिंग तक मेरा माइंड बहुत पैक्ड रहता है ना, क्लास से इस क्लास से उस क्लास में। तो आप धार्मिक शास्त्रीय शैली, इसको पिलर्स एंड बीम बोलते हैं, ट्रेबियत, इसको ट्रेबियत स्टाइल भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेबियत शैली। अब जब तुर्क लोग जो लेकर आए, अब देखो जो तुर्क लोग लेकर आए उसको, उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है मेहराबी शैली, मेहराबी शैली अथवा अर्क्वेट शैली। मेहराबी शैली अथवा अर्क्वेट शैली। इन इंग्लिश अर्क्वेट, द सेम अर्क्वेट, ARCUAT, अर्क्वेट स्टाइल। Here you find the term like मेहराबी शैली और अर्क्वेट स्टाइल। तो ये जो मेहराबी शैली अथवा अर्क्वेट स्टाइल है, इसमें क्या है, इसकी विशेषता है कि इसमें मेहराब और गुंबद, मेहराब बनता है मकान में और उसके बाद उसके ऊपर जैसे गुंबद का प्रयोग होता था, तो उसको बोलते हैं आर्क एंड डोम। आर्क ऐसे भी बनते थे, आर्क ऐसे भी बनते थे, लेकिन जब आर्क बनते थे तो उसमें पिलर नहीं बनता था, पिलर नहीं बनता था। अब यहां पर एक दो चीज आपको अवगत होना होगा। पहली बात कि ऐसा नहीं है कि तुर्क लोग अपने यहां से ओरिजिनली ये आर्क वाली शैली लेकर आए थे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इस तरह के मेहराबों का निर्माण सबसे पहले रोमन साम्राज्य के अंतर्गत होता था। आपको मैं रोमन साम्राज्य बता चुका हूं। जब रोमन साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ तो रोमन साम्राज्य की जो विरासत है वह विरासत प्राप्त हुई बिजेंटियन साम्राज्य को, जिसको आप पूर्वी रोमन साम्राज्य के नाम से जानते हो। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य में इस तरह के मेहराब और गुंबद का यूज होता था। तुर्क लोगों को वही बिजेंटियन शैली विरासत में मिली। क्योंकि आपको याद होगा कि ऑटोमन तुर्क ने पूर्वी रोमन साम्राज्य अथवा बिजेंटियन साम्राज्य को जीता था। वो घटना तो आप लोग भूले नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। आपको याद होगा कुस्तुनतुनिया का पतन मैंने आपको समझाया हुआ है और पढ़ाया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ाया हुआ है, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ाया हुआ है। तो जो कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जो तुर्की, जो बिजेंटाइन क्षेत्र पर यानी कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का कब्जा हुआ तो उन्होंने पूर्वी रोमन साम्राज्य की स्थापत्य की शैली अपना ली। तो फिर तुर्की लोग वही शैली लेकर हिंदुस्तान में आए थे, उनकी ओरिजिनल शैली नहीं थी। क्योंकि आप देखोगे एंशिएंट टाइम में तो कुषाण, क्योंकि कुषाण भी उसी क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो कुषाणों को भी रोमन साम्राज्य की परंपरा मिली थी। तो कुषाण भी यहां मेहराब और गुंबद लेकर आए थे। तो कुषाणों के समय कुछ मेहराब और गुंबद बनते थे, लेकिन वो इतना विकसित नहीं था जो तुर्क लेकर आए। नंबर 1। नंबर 2, ये ध्यान रखिए कि पहले जो हमारी प्रचलित शास्त्रीय शैली थी उसमें पिलर का प्रयोग होता था। अब पिलर का प्रयोग बंद हो गया, क्योंकि पिलर के प्रयोग की जरूरत नहीं रह गई। क्योंकि जो मेहराब बनाते थे, मेहराब बनाने का तरीका ही यही होता था कि हमको पिलर ना बनाना पड़े। जैसे अब ये मेहराब है तो इसमें हमको पिलर ना बनाना पड़े। और मेहराब आप इस तरह से भी बनाते हो, इस तरह से भी बनाते हो।
अब जैसे किसी स्थापत्य पर आपने मेहराब बनाया और इसके ऊपर गुंबद बनाया, तो मेहराब का सिद्धांत होता था कि अगर 60 डिग्री पर अगर उसको मोड़ते हो 60 डिग्री, तो मेहराब बनता था, उसका कोण बनता था। और उसको 360 डिग्री पर अगर राउंड में घुमा देते हो तो वैज्ञानिक प्रकार का गुंबद बनता था। दैट वाज कॉल्ड द साइंटिफिक आर्क एंड साइंटिफिक डोम। लेकिन साइंटिफिक आर्क और साइंटिफिक डोम बनाने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता थी, क्योंकि शुरू में वो आए तो वो वैज्ञानिक प्रकार के मेहराब और गुंबद नहीं बना पाते थे, क्योंकि वो अपने साथ तो कलाकार को लेकर आए नहीं थे। भारत में प्रचलित कलाकारों को धीरे धीरे उन्होंने सिखाना शुरू किया, तो उनको सीखने में वक्त लगा। दूसरी बात कि पहले पिलर था, तो पिलर पर मकान को टिकाना आसान था। अब बिना पिलर के आप बना रहे हो तो उसमें जोड़ने वाली मोर्टार बोलते हैं, जोड़ने वाली मजबूत सामग्री चाहिए जो मकान को पकड़ के रख सके। तो वैसे जोड़ने वाली सामग्री के रूप में सल्तनत काल में पहली बार तुम देखोगे गारे के रूप में, गारे का मतलब है मोर्टार, जोड़ने वाली सामग्री के रूप में, बाइंडिंग मटेरियल, उसके रूप में चूने और जिप्सम, चूने और जिप्सम का प्रचलन आरंभ हुआ। एंड दे वर जस्ट वर्किंग एज द मोर्टार। मोर्टार वो चीजों को जोड़ रहे थे तो जोड़ने का काम करते थे। चूने और जिप्सम का प्रयोग शुरू हुआ आर्किटेक्चर में। लेकिन चलिए, इस तरह से तुर्कों के आगमन के बाद आर्किटेक्चर के क्षेत्र में आपको बदलाव दिखेगा। अब अगर तुर्की शासन भी कहोगे तो एक वंश तो है नहीं। राजनीतिक इतिहास तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो आपको ध्यान हो गया होगा राजनीतिक इतिहास में क्या है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था इलबरी वंश, याद होगा। और इलबरी वंश के बाद मैंने आपको बताया था खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बाद मैंने बताया था आपको तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद मैंने बताया था सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद मैंने बताया था लोदी वंश। इन सभी वंशों के नाम पर स्थापत्य की विशेष शैली है, इसको ध्यान रखना है। नंबर 2 कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस काल में हिंदुस्तान में समन्वित संस्कृति का विकास हुआ। आपने भी नाम सुना होगा गंगा यमुनी संस्कृति। तो गंगा यमुनी संस्कृति जिसको बोलते हो, उसका मतलब हुआ कि इंडो इस्लामिक कल्चर, मतलब एक इंडिया का जो प्रचलित कल्चर था और जो तुर्क लेकर आए, उन दोनों के मेल से यहां की समन्वित संस्कृति अथवा गंगा जमुनी संस्कृति का विकास हुआ। तो स्थापत्य के क्षेत्र में भी दोनों शैलियों के बीच मेल होगा, और यह मेल कहलाएगा इंडो इस्लामिक स्थापत्य, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। लेकिन यह इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का विकास अचानक से नहीं होगा। यह इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का विकास अचानक से नहीं होगा। दिस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हैड टू ग्रेजुअली इवॉल्व, वो ग्रेजुअली इवॉल्व करेगा। इलबरी वंश के टाइम में तो वक्त ही उनको नहीं मिलेगा, खिलजी वंश में थोड़ा सा वक्त मिलेगा ज्यादा, तुगलक में आकर दोनों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, लोदी के समय और भी ज्यादा एकीकरण होगी, मुगल शासक शेर शाह के समय भी कुछ एकीकरण होगा, और फिर अकबर के समय व्यापक एकीकरण होगा। और ट्रू जिसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का विकास कहोगे वो अकबर के समय हुआ। और फिर वहां से आगे बढ़ते हुए मुगल स्थापत्य को लेते हुए अब आगरे के ताजमहल पर पहुंच जाओगे, वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की पराकाष्ठा है। तो मैंने आपको हमेशा सिर्फ यही कहा है कि फैक्ट्स हमें अकेला नहीं देखना है, हमें देखना है नॉलेज ऑफ चेंज। वी नीड द नॉलेज ऑफ चेंज। और जब हम नॉलेज ऑफ चेंज को ग्रहण कर रहे होंगे तो इसी क्रम में जिसको हम फैक्ट्स कहेंगे वो उदाहरण बनकर आता जाएगा। हम अलग से फैक्ट्स को याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्स उसके साथ लपेटे हुए आएगा। हाँ, याद अगर आप चाहो, अगर समझने के बाद चाहो तो याद करो, अच्छी बात है। याद रखना, मैं आपको बताऊं कि कोई अगर आपको कहता है कि आप स्मरण ना रखो तो गलत बताता है। स्मरण रखने से दिमाग की क्षमता बढ़ती है, आप ध्यान रखो, लेकिन समझने के बाद। मतलब ऐसा ना ले कि बिना समझे हुए मैं स्मरण कर रहा हूं, तब तो वो बेकार हो जाएगा, आपका यूज में नहीं आएगा वो। तो आप पहले उसको समझो, समझ के दिमाग में स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर बनाने के बाद कुछ डेटा को तुम स्मरण कर सकते हो, वो तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो चलिए आपको दिखाता हूं पहले क्या क्या हुआ। जैसे अब देखिए, जब शुरू में तुर्क आए, अगर मैं एक लाइट ऑफ करूं मिस्टर अंकुर तो उनको दिक्कत भी होगी या करेक्ट? क्योंकि इसमें हमको लगता है आर्किटेक्चर देखने में कहीं ज्यादा रिफ्लेक्शन तो नहीं मिलेगा।
अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो आप वहां से मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आर्किटेक्चर देखने में रिफ्लेक्शन आपको ज्यादा लगेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि लाइट ज्यादा रहने से आपको दिक्कत आ जाए। तो मैं एक लाइट कम कर रहा हूं, और आप लोग को अगर आगे प्रॉब्लम लगे तो आप उसको हमें बता देना। ठीक है, इतना क्या, इतना ओके है? अच्छा, तो अब जैसा होगा आप लोग बता देना। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, मैं जानबूझ के लाइट को थोड़ा मैंने कम किया है, तो लेकिन मेरा फेस नहीं दिखेगा, उनको दिक्कत भी होगी क्या? दिखेगा बट थोड़ा सा डार्क रहेगा इस तरह। हाँ, ओके, देखो क्या बोल रहे हैं, ओके सर। ओके है, ओके। तो देखो, अब शुरू में जैसे तुर्क आए तो उनके पास वक्त नहीं था, वो नए स्थापत्य को निर्मित नहीं कर सकते थे। उन्होंने क्या किया कि जो प्रचलित स्थापत्य था, उसी प्रचलित स्थापत्य को, जो प्रचलित हिंदू स्थापत्य था, उसी को तुर्की इस्लामिक स्थापत्य में परिवर्तित कर लिया। इस्लामिक स्थापत्य में परिवर्तित किया। उसी का एग्जाम्पल आप देखते हो, कुआतुल इस्लाम मस्जिद है। ये कुआतुल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली में मेहरौली में स्थित है। और कुआतुल इस्लाम मस्जिद के विषय में कहा जाता है, मैं आपको बताऊं कि जैसे देखो, ये आप अंदर की चीज देखो। कभी आप अगर दिल्ली में एक्सपीरियंस हो गया, हो सकता है आप में से कुछ लोग दिल्ली के ही होंगे, तो मध्यकाल में 7 कैपिटल सिटी बनी। 7 कैपिटल सिटी। पहली कैपिटल सिटी बनी जिसको कहते हैं यही मेहरौली, ये इल्तुतमिश का कैपिटल बनेगा। इसको पहले, सबसे पहली बार जिसको कुतुब मीनार कहते हो, ये कुतुब मीनार, जो ये तो कुआतुल इस्लाम मस्जिद है, जैसे मैं दिखाता हूं, इसमें देखिए कुतुब मीनार है, और कुतुब मीनार के जस्ट बगल में एक कुआतुल इस्लाम मस्जिद है। और मैं उसके अंदर की तस्वीर, आप अगर उसमें जाएंगे तो देखिए, ऐसे देखिए, इसके प्रवेश द्वार में आप जाएंगे तो एक प्रांगण होगा, ओके। और ये तो 2.5 दिन का झोपड़ा है, तो ये प्रांगण होगा। इस प्रांगण में ऐसे इस गेट से आप घुसेंगे, इस पिलर्स को देखने के बाद ही आपको लग जाएगा कोई ना कोई हिंदू मंदिर था। और ये हिंदू मंदिर क्या था कि इसमें पहले एक विष्णु मंदिर, जैन मंदिर था, बाद में वो विष्णु मंदिर में परिवर्तित हुआ। और इसी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे कुआतुल इस्लाम मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। इसको परिवर्तित करने का एक बड़ा साधारण तरीका होता था। जैसे वो क्या करते थे, सामने वाले पिलर्स को ऐसे तोड़ देते थे और एक सीरीज ऑफ मेहराब ऐसे बना देते थे, एक सीरीज ऑफ मेहराब, बस हो गया, वो मस्जिद में तब्दील हो गई। और हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य में 2 ऐसे कॉमन पॉइंट्स थे, जिस कॉमन पॉइंट्स ने हिंदू स्थापत्य को इस्लामिक स्थापत्य में परिवर्तित करने में उन्हें सुविधा हुई। एक कॉमन पॉइंट दोनों के बीच होता था कि दोनों में खुला प्रांगण होता था, मतलब ओपन कोर्टयार्ड, प्रचलित हिंदू स्थापत्य में भी और इस्लामिक स्थापत्य में भी। और दूसरा क्या होता था कि उसमें दोनों में अलंकरण या डेकोरेशन का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था। तो ये चीज आपको वहां पर दिखेगी कि जो प्रचलित हिंदू स्थापत्य है उसको कैसे उन्होंने इस्लामिक स्थापत्य में परिवर्तित किया। फिर यही आपका कुतुब मीनार में यह मीनार बना। मीनार इस्लामिक जगत से आया था, जो उसने कैपिटल दिल्ली को जीता जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो उसकी विजय का प्रतीक है। दैट इज अ साइन ऑफ सक्सेस फॉर कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था, ओके। और उसके बाद 2 मंजिल और बनाई थी इल्तुतमिश ने। तो पहले 3 ही मंजिल थी, बाद में उस पर बिजली गिर गई तो डैमेज हो गया। तो बाद में क्या हुआ कि इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। तो अब फिरोज शाह तुगलक ने उसमें जैसे 1 2 3 था, 4 और 5 2 मंजिल और जोड़ दी। तो मैं आपको बताऊं कि ऊपर का पार्ट में आपको थोड़ा सा यहां पर व्हाइट मार्बल दिख रहा है, देखिए गौर से, उजला, ये फिरोज शाह तुगलक का पार्ट है। इससे पहले मार्बल का प्रयोग नहीं था। और इसका बहुत बेहतरीन निर्माण है कि एक मीनार है, सुडौल मीनार बना है, और ये छज्जा है, बड़ा बेहतरीन इसमें नक्काशी इस छज्जे में की गई है। और ये जो आप देखते हो इसके जो पिलर्स बने हैं, उस पिलर्स में जो कोन बने हैं, ये कोन और उसकी जो धारी बनी है वो बड़ा ही सॉलिड बनी है, जो मतलब एक बेहतरीन कला की निशानी मानी जाती है। और मस्जिद का जो साधारण सा तरीका है, मेहराब बना है, ये गुंबद है, ऊपर गुंबद है, नीचे मेहराब है। लेकिन हां, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ अ साइंटिफिक आर्क। ये साइंटिफिक आर्क और साइंटिफिक डोम का उदाहरण नहीं है।
तो पहला उसने, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि पहले तो उसने दिल्ली में, जैसे दिल्ली में जहां पर उसने कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद बनाई है, फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली जो बना है इल्तुतमिश के समय, वो पहले पृथ्वीराज चौहान का किला हुआ करता था। अभी भी आप जाओगे तो बगल में आपको एक भग्न अवस्था में, टूटी फूटी अवस्था में किला दिखेगा। उस किला को कहते थे किलाए राय पिथौरा, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाम पर था। तो किलाए राय पिथौरा को ही उसने इस कैपिटल में तब्दील कर दिया। और फिर दिल्ली के बाद अजमेर में, अगर अजमेर में आप जाओगे, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं अजमेर के हो, तो निजामुद्दीन औलिया का, सॉरी, जो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है, तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के पास में ही 2.5 दिन का झोपड़ा आपको मिलेगा। वो भी एक कोई हिंदू स्थापत्य था, उसको भी आगे से पिलर को तोड़कर और आगे के पिलर में एक सीरीज ऑफ मेहराब बनाकर उसको भी 2.5 दिन के झोपड़ा को बदलकर एक मस्जिद में तब्दील कर दिया, मुस्लिम स्थापत्य में तब्दील कर दिया। ये दो उदाहरण है कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसका कुतुबुद्दीन ऐबक के पास तो वक्त ही नहीं था, मात्र 4 वर्ष शासन किया, घोड़े से गिरकर मर गया था, आपको पता होगा। जब इल्तुतमिश आया तो इल्तुतमिश के समय, जिसको इलवरी स्थापत्य कहते हो, उसका विकास इल्तुतमिश के समय देखने को मिला, इलवरी स्थापत्य का। और इल्तुतमिश ने स्वतंत्र रूप में स्थापत्य बनाने आरंभ किए। जैसे तुम देखते हो, ये इल्तुतमिश का स्वयं का मकबरा है। ये तो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार में एक और खासियत है, मैं आपको बताऊं कि जैसे इस तरह के जो उसके धारीदार जो कोन बने हैं, और इस पर अरबी लिपि में लिखी जाती थी। जैसे देखो, होता क्या था कि इस्लाम में चित्रकारी का काम वर्जित था, माना जाता था कि चित्रकारी का काम अन इस्लामी है, यानी गैर इस्लामी है। तो आप किसी जीवित वस्तु का चित्र नहीं बना सकते थे। अगर किसी जीवित वस्तु का चित्र बनाओगे तो यह अल्लाह का ही विशेषाधिकार है, और कोई जीवित प्राणी का चित्र बनाना इस्लामी मतलब अवधारणा के अनुसार सही नहीं था। इसलिए इसने क्या किया, उसमें क्या होता, सजाने के लिए अरबी लिपि का प्रयोग होता था। तो सजाने के लिए जिस अरबी लिपि का प्रयोग होता था, वो अरबी लिपि को अरबेस्क बोलते थे। अरबेस्क, ऐसे सजाने के लिए उसका प्रयोग हो रहा है। तो ये जो अरबी लिपि है, अरबी लिपि को देखो सजाने के लिए प्रयोग हो रहा है, तो इसको अरबेस्क बोलते हैं। यह है इल्तुतमिश ने स्वतंत्र रूप से पहला स्थापत्य इल्तुतमिश ने बनाया। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो प्रचलित स्थापत्य को इस्लामिक स्थापत्य में परिवर्तित किया था। कुतुबुद्दीन ने इसको स्वतंत्र रूप से, इल्तुतमिश ने इसे स्वतंत्र रूप में बनाया। और यह है सुल्तान गढ़ी, यानी इल्तुतमिश का बेटा था, बड़ा बेटा, उसका नाम था मोहम्मद। तो इल्तुतमिश के जीवन काल में ही मोहम्मद का डेथ हो गया था। तो मोहम्मद के मकबरा के रूप में उससे सुल्तान गढ़ी बनाई है। यह भी मेहरौली के पास ही है, स्वतंत्र रूप से बना है। यह मीनार के आकार का है, लेकिन छोटा सा मीनार है। सामने देख रहे हो मेहराब बना हुआ है, इसमें गुंबद नहीं है, और केवल एक सीरीज ऑफ मेहराब बनाकर इस मकबरा को छोड़ा हुआ है। और इसके दोनों किनारे पर आप देखोगे 2 मीनार के आकार का पिलर्स बना के छोड़े हैं उसने। ये देखिए, इल्तुतमिश का ये टॉम ऑफ सुल्तान गढ़ी है, यही टॉम बना था उसका, बीच का टॉम मतलब मकबरा। ये देखो, अब इल्तुतमिश, उसमें क्या होता था कि आज की तरह तो पानी पीने के लिए, आज देखते हो कि आज की तरह आरओ सिस्टम अवेलेबल नहीं था, और आज की तरह मिनरल वाटर पीने की आवश्यकता राजा महाराजाओं को ही नहीं थी। और उसमें पानी पोल्यूटेड भी नहीं होता था, इन्फेक्शन का भी खतरा नहीं होता था। तो क्या करते थे, वह हौज बनाते थे, वाटर टैंक बनाते थे, और वाटर टैंक से रॉयल हाउस को वाटर सप्लाई होता था। तो इस तरह का 2 टैंक आपको मिलेगा सल्तनत काल में। एक इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया जिसका नाम है हौज ए सिमसी, और दूसरा नाम आपको मिलेगा जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया जाएगा, उसका नाम होगा हौज ए खास। आज भी दिल्ली में एक जगह है हौज ए खास, अगर आपने नाम सुना होगा। यह हौज ए सिमसी है। इसमें पानी यहीं से लेकर और राज दरबार में, यानी पैलेस में वाटर सप्लाई यहीं से होती थी, जिसको हौज ए सिमसी बोलते हैं। हौज ए सिमसी इल्तुतमिश का द्वारा निर्मित। ये इल्तुतमिश का मकबरा है। ये चौकोर बनाया गया, इसमें मेहराब बनाया गया, गुंबद नहीं है, चौकोर बनाया गया है। और इसके अंदर मकबरा है, और आप देखोगे तो इसके चारों कोनों को एक खास अंदाज में बनाया गया है।
और ये सिंपल ही है, इसमें भी अरबी लिपि से सजाने की कोशिश की गई जो हमको दिख नहीं रहा है, जिसको अरबेस्क बोलते हैं। इल्तुतमिश का मकबरा है। ये देखो बलबन का मकबरा है, कितना डायलेपेडेटेड कंडीशन में है। ये भी मेहरौली के पास ही, आप जाओगे जंगल के अंदर इस तरह बना है। कई बार लगता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कम से कम इसकी हिफाजत के लिए उचित प्रबंध क्यों नहीं किया। देखो बलबन के मकबरा को इल्तुतमिश के मकबरा से अधिक शानदार माना जाता है, क्योंकि देखो इसके बारे में कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि पहला वैज्ञानिक प्रकार का मेहराब और पहला वैज्ञानिक प्रकार के गुंबद का उदाहरण इसको मानते हैं, लेकिन इसको क्रेडिट नहीं दिया जाता है। आप ध्यान रखना, अगर कभी प्रीलिम्स में आपको यह क्वेश्चन पूछे कि वैज्ञानिक प्रकार के पहले मेहराब और पहले गुंबद का उदाहरण कौन है, तो आप उसमें मैं आपको बताऊंगा अलाउद्दीन खिलजी के अलाई दरवाजा का नाम लेना। अलाई दरवाजा, जो अलाउद्दीन खिलजी का अलाई दरवाजा है, यू हैव टू साइट द एग्जाम्पल ऑफ अलाई दरवाजा ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो ये, लेकिन हां, अगर आपको अलाई दरवाजा का नाम नहीं मिलता है तब आप बलबन के मकबरा को चुन सकते हो। इसको पहला, अगर वहां अलाई दरवाजा चॉइस नहीं और बलबन का मकबरा है तो आप चुन लेना। आपको समझ लेना कि शायद क्वेश्चन सेटर यही जानना चाहता है, लेकिन इसका पहला क्रेडिट आपको अलाई दरवाजा को देना होगा। तो यह है बलबन का मकबरा जो मेहरौली के पास ही है, यही है टॉम ऑफ बलबन। अब इल्तुतमिश स्थापत्य समाप्त हुआ, अब शुरू हुआ खिलजी स्थापत्य। खिलजी, अब खिलजी स्थापत्य देखो, जैसे इलवरी वंश का स्थापत्य तो उतना बेहतर नहीं है, खिलजी वंश के समय साम्राज्य का निर्माण हुआ और बेहतर कॉन्फिडेंस आया। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि पहली कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली बनवाई थी इल्तुतमिश ने, जिसको बोलते हैं मेहरौली। और दूसरी कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, मतलब मेडिवल 7 कैपिटल सिटी है। पहला इल्तुतमिश मेहरौली, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी सीरी का किला, और तीसरा गयासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद, चौथा मोहम्मद बिन तुगलक जहांपना, पांचवा फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह कोटला, छठा शेरशाह शेरगढ़ और पुराना किला, और सातवां शाहजहांबाद मतलब लाल किला और चांदनी चौक। यही 7 है। तो दूसरा जो किला बनवाया जिसको सीरी फोर्ट कहते, वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, जो मैं यहां पर आर्किटेक्चर में मैं आपको नहीं दिखा पा रहा। यहां मैं आपको दिखा रहा उसका अलाई दरवाजा जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। मैं पहले बता दूं कि खिलजी स्थापत्य ज्यादा शानदार है। लाल पत्थर का प्राय खिलजी ने प्रयोग किया है, और कहीं कहीं सजावट के लिए सफेद संगमरमर का भी प्रयोग किया है। अब देखो ये अलाई दरवाजा को देखो जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। यह वैज्ञानिक प्रकार का पहला मेहराब और वैज्ञानिक प्रकार के पहले गुंबद का उदाहरण है, माना जाता है। और मैं यहां पर एक और भी बात आपको बताऊं कि आप एक तथ्य को और भी याद रखना कि संगमरमर के किसी भी स्थापत्य, सल्तनत कालीन किसी भी स्थापत्य पर संगमरमर के प्रयोग का यह पहला उदाहरण है। दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ मार्बल। अलाई दरवाजा, यूज ऑफ मार्बल। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का एक और अचीवमेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर, जैसे पहले सूफी संत जहां रहते थे, जहां पर वो दरबार लगाते थे, जब वो जीवित होते थे तो उसको दरगाह बोलते थे, ओके। और जब उनका डेथ होता था तो उनके डेथ के बाद उनका मकबरा भी उसी में बना दिया जाता था। तो आप यहां पर कहो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह अथवा निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, दोनों एक ही चीज होगा। चाहे आप दरगाह कहो या मकबरा कहो, दोनों एक ही चीज होगा। तो यह है जमायते खाना मस्जिद, तो निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर बना हुआ है। इसमें आप देखोगे कि यह इस्लामी सूत्रों या इस्लामी प्रिंसिपल के आधार पर, इस्लामी सिद्धांत के आधार पर हिंदुस्तान में पहला स्थापत्य माना जाता है। यह हौजे खास, मैंने बताया था कि एक पानी के सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई के लिए पैलेस में इल्तुतमिश ने बनाया था हौजे सिमसी, और यह है हौजे खास
जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैं एक चीज और भी बताना चाहता आपको कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप कह सकते हो कि उसकी एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जो यहां पर मैं आपको दिखा तो नहीं पा रहा। आप अगर कभी मेहरौली में जाओगे तो आपको बना हुआ दिखेगा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार को देखा था तो उसके मन में जिज्ञासा हुई थी कि कुतुब मीनार से दुगुने आकार का मीनार हम बनवाए, दुगुने आकार का, उसकी लंबाई दुगुनी होनी चाहिए। और वैसा मीनार बनवा भी रहा था और कुतुब मीनार के जस्ट सामने आपको दिखेगा। और अगर वो बन गया होता तो उस पर चढ़ने के बाद पूरी दिल्ली क्या, हमको लगता है कि आधा यूपी भी दिखने लगता। लेकिन वैसी मीनार को बनवा नहीं पाया, उसका बेस उसने बनवाया है जो आज भी आपको अवशेष दिखेगा। लेकिन उसके बाद उसका डेथ हो गया तो वो अधूरा ही रह गया अलाउद्दीन खिलजी का। अब आते हो आप तुगलक स्थापत्य पर। तुगलक स्थापत्य में आपको कुछ विशेषता दिखेगी जिसको कहते हो इंडो इस्लामिक स्थापत्य या प्रचलित भारतीय शैली और इस्लामी शैली के बीच बेहतर समन्वय, वो तुगलक स्थापत्य में आपको देखने को मिलेगा। मैंने सबका मैटर आपको दिया हुआ है, आपको समझ लेना है अच्छे ढंग से और 2-3 बार मैटर पढ़ लेना है। प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और अगर कभी मेंस में क्वेश्चन पूछा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो तुगलक स्थापत्य में आपको 1-2 चीजें दिखेगी। पहली चीज यह दिखेगी कि उस स्थापत्य में पता नहीं तुगलक शासकों की इकोनॉमी शायद उतनी अच्छी नहीं थी तो वो बेहतर किस्म का स्थापत्य नहीं बनवाया। उन्होंने क्या किया है कि मुख्य रूप से मटमैले पत्थरों का प्रयोग किया है। दैट इज नॉट द गुड क्वालिटी ऑफ ए स्टोन, द बैड क्वालिटी ऑफ ए स्टोन यू कैन से। क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा तो ठीक है, ऑन कर दो। ओके तो उन्होंने जिस स्टोन का प्रयोग किया है वह गुड क्वालिटी स्टोन नहीं है, वो बैड क्वालिटी स्टोन है, मटमैले पत्थर। और उनकी एक विशेषता है। विशेषता क्या है कि तुगलक स्थापत्य में आपको बैटर, अंग्रेजी में उसको बैटर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सलामी, सलामी का प्रयोग हुआ। सलामी क्या होता है कि मैं आपको भी दिखाऊंगा आर्किटेक्चर में। ढलवा दीवार उन्होंने बनवाया है तो उनकी जो ढलवा दीवारें हैं दैट इज कॉल्ड सलामी, उसको सलामी कहते हैं। जैसे देखिए यह तुगलकाबाद जो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली और फरीदाबाद रोड के बगल में बनवाया हुआ है। बड़ा सा बड़े बड़े पत्थर हैं उसके और ये उसका कैपिटल सिटी था, 3rd कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली यही था तुगलकाबाद। जैसे आपको ये दिखेगा, ये देखो ढलवा दीवारें, गौर से देखो, दीवारें सीधी नहीं है, ढलवा है। तो ढलवा दीवार बनाने से मजबूती ज्यादा आनी है, इसी को बैटर या सलामी बोलते थे। उसके बाद ये देखिए, ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा किसने बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। इसमें भी तुमको देखोगे सलामी या ढलवा दीवारों का प्रयोग हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब तुम गयासुद्दीन तुगलक के मकबरा पर जाओगे, ये देखोगे तो इसमें ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने मेहराबी शैली और शाहतीरी शैली में बहुत संयोग किया है। माने शाहतीरी शैली समझते हो कि मतलब पिलर तो नहीं बनवाया है, लेकिन पिलर के बिना ही बीम बनवाया है शाहतीर पहले, और शाहतीर बनवा के उस पर फिर गुंबद बनवाया है शाहतीर के ऊपर। इसको कहते हैं शाहतीरी शैली और मेहराबी शैली के बीच समन्वय लाने की कोशिश की है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के स्थापत्य में एक खास शब्द का प्रयोग होता है, चतुष्कोणीय मेहराब का प्रयोग। उसको बोलते हैं, मेहराब को अंग्रेजी में आर्क बोलते हैं, आर्क, 4-fold आर्क, माने ही यूज 4-fold आर्क, चतुष्कोणीय मेहराब। मतलब उसने शाहतीर के ऊपर फिर मेहराबी शैली में गुंबद बनवाए। देखो गुंबद और मेहराब एक ही है। मैंने क्या कहा, 60 डिग्री पर रखोगे तो मेहराब और 360 डिग्री पर उसको राउंड कर दोगे तो वैज्ञानिक प्रकार का गुंबद। तो ये आपको ये चतुष्कोणीय मेहराब का प्रयोग गयासुद्दीन तुगलक के मकबरा में करता है। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरा में एक और विशेषता है, याद रखो कि हम लोगों ने हिंदू स्थापत्य में क्या देखा था, स्थापत्य के ऊपर, मतलब याद होगा आपको, स्तूपिका के ऊपर अथवा अमलक के ऊपर कलश का प्रयोग होता था। कलश दिख रहा है आपको? तो जो स्तूपिका के ऊपर या
अमलक के ऊपर जो कलश का प्रयोग देखते हो, ये कलश का पहला प्रयोग किसी मुस्लिम स्थापत्य में गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, जिसमें कलश का पहला प्रयोग हुआ है। अब देखो ये फोर्ट ऑफ आदिलाबाद, ये मोहम्मद बिन तुगलक का है, टूटा फूटा मटमैले पत्थर का प्रयोग हुआ, बहुत क्वालिटी का पत्थर तो है नहीं। देखो विजय मंडल, यहां पर भी देखो सलामी आपको दिखेगा बैटर, लेकिन ये भी मोहम्मद बिन तुगलक का ही आर्किटेक्चर है। ये फिरोज शाह कोटला है, फिरोज शाह कोटला, यहां पर क्रिकेट मैच वगैरह आप सोचते हैं, मतलब नाम भी बदल दिया गया है अरुण जेटली के नाम पर। और ये आपको यहां पर भी अब एक विशेषता देखिएगा कि वैसे गयासुद्दीन तुगलक के स्थापत्य में, मोहम्मद बिन तुगलक के स्थापत्य में बैटर अथवा सलामी का प्रयोग हुआ है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के स्थापत्य में बैटर अथवा सलामी का प्रयोग नहीं है। उसका दीवार सीधी है, उसमें ढलवा नहीं है, यह ध्यान रखना है। यह फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। अब लोधी स्थापत्य, जैसे आप कहोगे बीच में सैयद स्थापत्य मैंने क्यों छोड़ दिया, तो सैयद स्थापत्य की जो स्टाइल है वो लोधी में ही सबज्यूम हो गई है। सैयद और लोधी के बीच स्थापत्य के क्षेत्र में अंतर करना मुश्किल है, क्योंकि वैसे भी सैयद वंश कम ही समय तक रहा और उसने मुख्य रूप से मकबरा ही बनवाया है, और उसका फर्दर विकास आपको लोधी स्थापत्य में देखने को मिलेगा। देखिए लोधी स्थापत्य में आपको शाहतीरी शैली में, यानी भारतीय शैली, त्रैवियत शैली और आर्कुएट शैली, शाहतीरी शैली और मेहराबी शैली के बीच बेहतर समन्वय आपको लोधी स्थापत्य में दिखेगा। देखिए अब ये टॉम ऑफ मोहम्मद शाह, इसमें क्या था कि एक तो स्थापत्य भारतीय शैली में बाग के बीच बना है, दैट इज इन गार्डन, बाग के बीच मकबरा। मकबरा का आकार अष्टकोणीय है, 8 फोल्ड, ऑक्टेगोनल, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेगोनल, और ये ऊंचे चबूतरे पर बना है। ये भारतीय शैली का, जैसे देखो ना मैंने आपको फीचर्स दिया हुआ है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है। कंटेंट में पहले सप्लाई कर देता हूं, फिर क्लास लेता हूं, और आप लोग एक बार कंटेंट पहले पढ़ लोगे, एक बार क्लास करने के बाद रिवाइज कर लोगे, बस आपका कमांड हो जाएगा उस पर। तो आप यहां ऊंचे चबूतरे पर बना है, अष्टकोणीय है। देखो ये जो छतरियां निकली हुई, देखो ये छतरियां निकली हुई, छज्जा, सॉरी छतरियां नहीं, छज्जा, इसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रोजेक्शन। तो यू फाइंड दैट द एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्शन, इस पर इंडियन शैली का प्रभाव। इसके ऊपर आप देखिए गुंबद, और ये गुंबद में आपको ये छतरियां हैं, क्योस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, क्योस, KIOS, क्योस। देखो हिंदू छोटे छोटे मंदिर की तरह सजाने के लिए भारतीय शैली का प्रभाव है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप सिकंदर लोधी का मकबरा है। अब देखो ये एक विशेषता आपको लोधी स्थापत्य में दिखेगी, वह है डबल डोम का प्रयोग, दोहरे परत वाले गुंबद। अब ये डबल डोम क्या है मुझसे समझ लीजिए, क्योंकि यही डबल डोम आपके हुमायूं के मकबरा में दिखेगा, और फिर यही डबल डोम आपको आगरा के ताजमहल में दिखेगा। सो यू पीपल हैव टू बी फैमिलियर विद दिस स्टाइल ऑफ डबल डोम। ये डबल डोम क्या है, देखो जैसे एक्चुअली होता क्या था कि जब स्थापत्य में एक डोम हो, स्थापत्य में अगर एक गुंबद हो, तो आपकी मजबूरी होगी कि आप गुंबद के आकार को बहुत ऊंचा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप गुंबद के आकार को बहुत ऊंचा कर दोगे तो अंदर से स्थापत्य भद्दा दिखेगा, डार्क शेप्ड। अब सपोज यू आर जस्ट गोइंग टू ऑब्जर्व द आर्किटेक्चर फ्रॉम बिलो, और अगर उसका गुंबद बहुत बड़ा उठा दिया तो अंदर से उसका छत ही पता नहीं चलेगा, और अंधकार डार्क दिखेगा। कभी आप पुराने मंदिर में गए होगे तो दिखेगा कि अरे पता नहीं कहां छत है, और चिड़िए चहचहा रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। सो दैट इज गोइंग टू गिव अ डार्क लुक एंड अगली लुक इन एनी आर्किटेक्चर। तो उसके लिए इन्होंने एक तरीका अपनाया। अच्छा, इसलिए अगर एक डोम हो तो आप ज्यादा ऊंचा नहीं उठाओगे, क्योंकि वही डोम मतलब गुंबद अंदर से छत का भी काम कर रहा है, ऊपर से आकार भी दिखा रहा। दोहरे परत वाले गुंबद का मतलब हुआ कि आप अगर एक छोटा सा गुंबद बनाओगे जो अंदर से छत का काम करेगा, एक छोटा सा गुंबद, वो अंदर से छत का काम कर लिया, आप फ्री हो गए, और जो दूसरा गुंबद है वो अपनी ऊंचाई को दिखाएगा। सो इफ वन यू आर गोइंग टू क्रिएट द फर्स्ट रूफ, तो देन द सेकेंड रूफ इज गोइंग टू बी फ्री। तो उसका जो दूसरा उसका मतलब इफ यू आर जस्ट क्रिएटिंग द फर्स्ट डोम, सो सेकेंड डोम वुड बी फ्री, एंड दैट इज गिविंग ए स्काईलाइन शेप।
तो ये अपनी ऊंचाई को बहुत ऊंचा दिखा सकता है। तो ये दोनों के बीच खोखलापन आ जाएगा, पहले गुंबद दूसरे गुंबद में। खोखलेपन से क्या है, कोई हवा में थोड़ा उड़ जाएगा, मजबूती तो है ही। इसको कहते हैं दोहरे परत वाली गुंबद का प्रयोग। मेरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखो गुंबद के आकार को आप ऊंचा उठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लोधी स्थापत्य। अब मुगल कालीन स्थापत्य पर आते हो तो बाबर के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, हिंदुस्तान का जिसको तुम आज भी, मुझे लगता है कि आप लोग भी ऐसा महसूस करते होगे, अगर आर्किटेक्चर को देखते हो तो आर्किटेक्चर को देखने से ही पता चल जाता है कि यह सल्तनत कालीन स्थापत्य है या मुगल कालीन स्थापत्य। क्यों? क्योंकि मुगल कालीन स्थापत्य आपको ज्यादा बेहतरीन दिखेगा, अनडाउटली, उसमें कोई कहीं डाउट नहीं है। कारण क्या है कि पहली बात यह है कि मुगल साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था, उसने बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाए। तो मुगल साम्राज्य ने बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाए तो उन्होंने बड़े भव्य स्थापत्य बनाए। उनके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2 कि जो मुगल शासक हैं वो मुगल शासक खुद भी कन्नशर थे। कन्नशर बोलते हैं कि जिसको कला में रुचि हो। जैसे सुल्तान के बारे में कहना मुश्किल है किसकी कितनी रुचि थी, लेकिन मुगल शासक में जैसे बाबर है, तुजुके बाबरी। तो बाबर जब हिंदुस्तान आता है तो बाबर को हिंदुस्तान का स्थापत्य पसंद ही नहीं पड़ता है। उसने यहां कहा कि यहां के स्थापत्य में, बाबर ने कहा कि भारत के स्थापत्य में संतुलन और अनुपात का अभाव है। देयर इज द लैक ऑफ बैलेंस एंड प्रोपोर्शन। अब संतुलन और स्थापत्य का मतलब उसकी बनावट में, देखो ये कला की भाषा है, ये लेमैन को समझ में नहीं आएगी कि अनुपात क्या होता है और संतुलन क्या होता है, लेकिन वो कला का पारखी था, वो समझ गया कि स्थापत्य में यहां अनुपात और संतुलन नहीं है। उसने घोषित कर दिया कि इस स्थापत्य में अनुपात और संतुलन नहीं है, बाबर ने। और उसने हिंदुस्तान में, कभी प्रीलिम्स में अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, उसने हिंदुस्तान में एक ही जगह के स्थापत्य को सराहा है, और उस जगह का नाम क्या है? ग्वालियर। ग्वालियर के स्थापत्य को सराहा। कहा जाता है उसके बारे में कि वह इतना ज्यादा यहां स्थापत्य निर्माण के लिए उत्सुक था कि उसने शायद, सिनान एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था अल्बानिया का आर्किटेक्ट, तो सिनान के शिष्यों को उसने भारत में इनवाइट किया था कि आओ हम स्थापत्य बनाएंगे। लेकिन सिनान के शिष्य नहीं आ पाए, क्योंकि अगर सिनान के शिष्य आते तो कुछ स्थापत्यों का निर्माण यहां हुआ होता और उन स्थापत्य पर अल्बानियन शैली का प्रभाव दिखता जो नहीं दिखता है। तो बाबर के पास तो टाइम ही नहीं था, 4 वर्ष का टाइम हुई स्ट्रगल, कभी पानीपत, फिर खंडवा, फिर घग्घर, फिर वही काबुल का विद्रोह दबाने गया, रास्ते में मर गया। हुमायूं आया। अच्छा हाँ, बाबर ने उसके बदले कुछ दूसरा काम किया। उसने वैज्ञानिक प्रकार पर और वैज्ञानिक पद्धति पर कुछ बागों का निर्माण करवाया। बाग माने गार्डन। जैसे आपको आगरा में दिखेगा राम बाग, पहले उसका नाम था आराम बाग इसलिए क्योंकि उसका डेड बॉडी को लाहौर में जो मरा था तो उसकी डेड बॉडी को लाके आगरा में कुछ समय के लिए रखा गया था, फिर काबुल भेजा गया था, तो उसका नाम है आराम बाग। फिर उसी प्रकार से उसका एक और उसने बाग बनाया जिस बाग का नाम था जौहरा बाग। तो इस तरह के कुछ एक बाग उसने बनवाए। अब हुमायूं आया तो हुमायूं का लाइफ कितना स्ट्रगलिंग है तो जानते हैं। तो हुमायूं को भी बनाने का कुछ खास अवसर मिला नहीं, उसने कुछ मकबरों का निर्माण करवाया, बस हुमायूं ने भी यही काम किया। लेकिन एक शानदार जो स्थापत्य है उस काल का, वह स्वयं हुमायूं का मकबरा है, परंतु उसने स्वयं नहीं बनवाया, बल्कि हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी, जिसका नाम हमीदा बानो बेगम है, उसका नाम था हाजी बेगम भी, तो हाजी बेगम ने उसके शानदार कब्र को बनवाया, हुमायूं के मकबरा को। वो हुमायूं का मकबरा देखिए, ये है हुमायूं का मकबरा। ये जिस शैली में बनी है उस शैली का नाम है चहारबाग शैली, इसको बोलते हैं।
चाहरबाग शैली। चाहरबाग शैली की विशेषता यह है कि एक गार्डन के अंदर मकबरा बनाया गया। गार्डन दिल्ली में है, गार्डन के अंदर मकबरा बनाया गया और 3 तरफ से रास्ता है आने के लिए, 3 तरफ से आने के लिए इसमें रास्ता है और चौथे तरफ पीछे कोई नदी बहती है, जैसे इसमें यमुना नदी बहती थी। अभी तो ये जहां लोधी रोड में है वो तो लुटियंस दिल्ली का एरिया है, सबसे कोर एरिया है। अगर आज वहां यमुना नदी बहती तो दिल्ली डूब जाती। तो उस समय लेकिन यमुना नदी इसके पीछे बहती थी। और इसमें देखोगे यह अष्टकोणीय, ये चौकोर है, चौकोर यानी आयताकार कह सकते हो, आयताकार है। और इसमें कमरे बने हैं बहुत सारे, जो दोनों एकदम कमरे तरतीब में बने हैं। जैसे देखो हिंदुस्तानी शैली में जो कमरों का निर्माण होता था और ईरानी शैली में, इसमें ईरानी शैली कमरों का जो तरतीब है वो ईरानी शैली है। ये कमरों की तरतीब आपको दिखेगी तो उसमें क्या है कि बीच में एक गैलरी बना होता, गैलरी, और दोनों तरफ कमरे बने होते। ईरानी शैली की विशेषता थी जो इसमें बनी हुई। और इसके ऊपर तुम देखोगे स्थापत्य बना हुआ है, मकबरा के ऊपर यहां मकबरा बना हुआ है। और मकबरी के ऊपर जो छतरियां बनी हुई है, कियोस, ये हिंदुस्तान, ये त्रैवियस शैली का प्रभाव है, भारत में प्रचलित शैली का। पतली मीनारें बनी है, पतली मीनारों पर ईरानी शैली का प्रभाव है, लेकिन सतीश चंद्र मानते हैं कि हो सकता है इस पतली मीनारों पर गुजराती शैली का ही प्रभाव हो, क्योंकि गुजरात में भी इस तरह के मीनार क्षत्रिय शैली के आधार पर बनते थे। और इसके ऊपर ये जो है, ये दोहरे परत वाले गुंबद या डबल डोम का उदाहरण है। डबल डोम, अंदर से एक छोटी सी छत और उसके ऊपर एक बड़ी सी गुंबद ऐसे बनती थी, इसको दोहरे परत वाले गुंबद कहते हैं। तो इसमें आपको ईरानी शैली और भारतीय शैली दोनों का मिश्रण दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि चार बहार शैली में, चाहरबाग शैली में जो गार्डन के अंदर स्थापत्य बनाया गया है, तो इसका मैसेज क्या है? यह कहीं ना कहीं मुगल बादशाह को दैवी रुतबा, माने एक दैवी, माने डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप, दैवी रुतबा देने का प्रयास करता है। ऐसा लगता है कि मानो स्थापत्य से एक आवाज निकल रही है वो कि यह पवित्र आत्मा है, इसे शांति से सोने दो। You'll find here कि there is almost a sound from architecture कि there lies a great soul, let him live in peace और let him sleep in peace। मतलब एक आवाज निकलती, अरे डिस्टर्ब मत करो, पवित्र आत्मा है, शांति से सोने दो। तो ये दैवी रुतबा देने की कोशिश की गई है मुगल बादशाह। यही मकबरा है, चाहरबाग शैली, 3 तरफ से मार्ग है, पीछे यमुना नदी बहती है। इसके ऊपर भी देखो कलश बना हुआ है। इसमें एक चीज हमने नहीं दिखाया, जैसे एक शेर शाह भी बीच में निर्माण कार्य किया है। तो शेर शाह के बारे में कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि शेर शाह अन्य क्षेत्रों में अकबर का पूर्वगामी था। बीच में वेबसाइट को भी देख लिया करो अंकुर। लोग कहते हैं कि शेर शाह अकबर का पूर्वगामी था, लेकिन सच्चाई यह है कि शेर शाह अकबर का पूर्वगामी केवल प्रशासन के क्षेत्र में या उसकी राजपूत नीति में ही नहीं है, शेर शाह का अकबर का पूर्वगामी स्थापत्य में भी है। क्योंकि जिस त्राबियत शैली की बात आप करते हो, त्राबियत और आर्किटेक्ट शैली का जो बेहतर समन्वय है वो शेर शाह के भी आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। शेर शाह को तो ज्यादा आर्किटेक्चर बनाने का मौका नहीं मिला, शेर शाह ने मुख्य रूप से बनाया है मकबरा। शेर शाह ने मुख्य रूप से मकबरों का निर्माण करवाया है। ही बिल्ट टॉम। तो शेर शाह ने जिन मकबरों का निर्माण करवाया है, उन्हीं मकबरों में एक शानदार मकबरा है शेर शाह का, वह है सासाराम। सासाराम में जो शेर शाह का मकबरा है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए शानदार आर्किटेक्चर। अब बताइए, वो रिवर के अंदर बनाया गया है, नदी के अंदर, तालाब के अंदर बनाया गया है और बड़ा ही ऊंचे चबूतरे पर, तालाब के अंदर ऊंचा चबूतरा बना है, उस पर स्थापत्य है। इतना शानदार, हालांकि एकहरा गुंबद है, दोहरी परत वाले गुंबद नहीं है, छतरियां बनी हुई है, लेकिन आप उस तालाब में ऐसा मकबरा शानदार है कि अगर तालाब में कंकर गिरता है तो जो पानी में हलचल होता है, उस पानी के हलचल से पता चलता है, ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि मानो स्थापत्य चल रहा हो।
जो स्थापत्य है उसकी गति दर्शाता है कि मानो मूवमेंट हो रहा स्थापत्य। अब आते हो अकबर का युग। अकबर का युग तो शानदार है स्थापत्य निर्माण में। अबुल फजल लिखता है कि अकबर ने 500 से अधिक शानदार स्थापत्य बनवाए। अबुल फजल 500 से अधिक शानदार स्थापत्य बनवाए और उसे सजाया। अकबर ने जो किले बनवाए थे वो किले पहले बनवाया आगरा, आगरा के बाद फिर फतेहपुर सीकरी और इलाहाबाद, फिर लाहौर और फिर पेशावर के पास अटक। इतनी जगहों पर किले बनवाए और स्थापत्यों का निर्माण करवाया। अकबर के स्थापत्य के देखोगे तो दो तीन विशेषताएं, दो तीन चार विशेषताओं आप ध्यान कर लो उसके स्थापत्य को देखने से पहले। एक कि जो अकबर का स्थापत्य है उसमें आपको त्रावियत और अर्कवेट शैली, त्रावियत एवं अर्कवेट शैली यानी सहतीरी और मेहराबी शैली, शैली का बेहतर प्रयोग। मतलब आपको सूचना मिलेगी कि स्थापत्य मुख्य रूप से त्राव्यत शैली में निर्मित है। जो स्थापत्य मुख्य रूप से निर्मित है वह स्थापत्य मुख्य रूप से त्राव्यत शैली में निर्मित है और केवल सजावट के लिए अर्कवेट शैली का प्रयोग हुआ है। जो ओरिजिनल स्थापत्य है उस ओरिजिनल स्थापत्य त्रव्य शैली में निर्मित है और त्रव्य शैली में निर्मित होने के बाद केवल सजावट के लिए मेहराबी शैली का प्रयोग हुआ है। दूसरा कि अकबर ने जानबूझकर स्थापत्य में अपने किलों का निर्माण या स्थापत्य का निर्माण दिल्ली से बाहर करवाता है। वो स्थापत्य का निर्माण दिल्ली से बाहर करवाता है ताकि वह अन्य मुगल बादशाह से अलग दिखे अकबर। और तीसरा कि अकबर के स्थापत्य में क्षेत्रीय शैलियों को आत्मसात किया गया है। जो बहुत सारी क्षेत्रीय शैली थी जैसे बंगाल शैली, गुजरात शैली, बौद्ध शैली, तो विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों को आत्मसात किया गया है। जो अकबर का स्थापत्य, उस अकबर का स्थापत्य में विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों का एसिमुलेशन देखने को मिलेगा। उन क्षेत्रीय शैलियों को आत्मसात किया गया है। जैसे आप यहां आगरा के किले को ही देखिए तो आपको दिल्ली के लाल किला से अधिक शानदार दिखेगा। आप लोग अगर आगरा के बहुत लोग जरूर होंगे तो आप खुद विजुअलाइज करते होंगे, आप बाकी लोग भी वहां जाकर आगरा के किले को देखा होगा तो देखो कितना ये लाल पत्थर से शानदार। अकबर के विषय में है कि अकबर ने मुख्य रूप से लाल पत्थर में जो अकबर के स्थापत्य बने हैं उसमें अकबर के स्थापत्य में अकबर के चरित्र की दृढ़ता दिखती है। मतलब अकबर के स्थापत्य में एक बनते हुए साम्राज्य की झलक मिलती है। लाल पत्थर में अकबर ने जो स्थापत्य बनाए हैं उस स्थापत्य में आप देखोगे कि एक बनता हुआ साम्राज्य दिखता है। हिस्टोरियन जो कलाविद है वो कहते हैं कि अकबर ने लाल पत्थर में जो शक्ति और ओज कहते हैं चमक को, और शक्ति तो समझते ही हो, तो अकबर के स्थापत्य में अकबर की शक्ति और ओज व्यक्त हुआ है। तो ये देखिए ये लाल पत्थर से उसने शानदार स्थापत्य बनवाए हैं। उसके अंदर घुसते ही आपको सबसे पहले जहांगीरी महल मिलेगा। तो जहांगीरी महल देखने से ही लगेगा कि अकबर के द्वारा निर्मित है। इसमें भी तुम देखोगे मुख्य रूप से त्राव्य शैली में ही, अंदर तो आपको दिखता नहीं है। जैसे देखो मैं अंदर आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहां पिलर है, ये त्राव्य शैली है, पिलर का प्रयोग है। मेहराब केवल अकबर ने शो के लिए बनाया है, अलंकरण के लिए, शो के लिए। और आप इसके कमरे में जाओगे तो मैंने आपको बताया कि ईरानी शैली की विशेषता होती है कि बीच में एक गैलरी बनी होती है और दोनों तरफ कमरे बने होते हैं ईरानी शैली। लेकिन इस स्थापत्य में तुम देखोगे जो हिंदुस्तान इंडिया की जो त्रैवीय शैली है उसकी विशेषता है कि आप स्थापत्य में एक कमरे से दूसरे कमरे में घुसते हुए चले जाओगे, दूसरे से तीसरे कमरे में चले जाओगे, तीसरे से चौथे कमरे में, कमरे के अंदर कमरा बना होता है। तो ऐसा ही आपको जहांगीरी महल में दिखेगा। देखो
ये छज्जा है, ये त्रैविय शैली की विशेषता है। छज्जा, प्रोजेक्शन, छतरियां त्रैविय शैली की विशेषता है। अब देखिए यहां पर अब यहां यही आप देखोगे खास महल अकबर। अब आप मिसलीड हो जाओगे। अकबर तो लाल पत्थर में स्थापत्य बनाया है। अकबर ने थोड़ा बहुत संगमरमर का प्रयोग सजाने के लिए किया है कहीं कहीं, जैसे बुलंद दरवाजा में, लेकिन उसका तो मुख्य काम लाल पत्थर का है। इस व्हाइट मार्बल, ये तो अकबर का स्थापत्य नहीं हो सकता। जब आगरे के किले में घुसोगे तो ठगे जाओगे, वहां पर केवल व्हाइट मार्बल के भव्य स्थापत्य दिखेंगे। इसकी कहानी क्या है कि शाहजहां ने आगे अकबर के स्थापत्य को तोड़कर उसको व्हाइट मार्बल में बना दिया था। तो शाहजहां ने अकबर का स्थापत्य को तोड़कर व्हाइट मार्बल में बना दिया था, इसलिए अब यहां पर जो दिखेगा वो शाहजहां की शैली दिखेगी। इसलिए हम लोग शाहजहां की शैली में उसको देखेंगे। यहां पर आपको अकबर की शैली में आपको ये बुलंद दरवाजा दिखेगा, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा। जैसे आप जाएंगे तो फतेहपुर, वहां पर फतेहपुर और सीकरी 200 मीटर का फासला है। फतेहपुर में आपको बुलंद दरवाजा मिलेगा, जामी मस्जिद मिलेगी, उसका शेख सलीम चिश्ती का मकबरा मिलेगा। इसमें देखिए मकबरा का फिगर दिया है, हाँ देखिए ये आपको अंदर ही फतेहपुर में ही शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। अब इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये व्हाइट मार्बल कहां से आ गया। अकबर तो व्हाइट मार्बल का बनाता नहीं था। तो शेख सलीम चिश्ती, जिसके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उसका मकबरा पहले अकबर ने बनवाया था। वो लाल पत्थर में बनवाया था, परंतु उसको दोबारा तुरवा के जहांगीर ने, चूंकि जहांगीर के समय व्हाइट मार्बल का प्रयोग हुआ है, तो जहांगीर ने उसको व्हाइट मार्बल में बनवाया। संगमरमर की जो जाली आपको दिख रही है, ये देखिए गौर करके, संगमरमर की जाली, ये भी अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है, जहांगीरकालीन स्थापत्य की विशेषता है। तो आपको ये यहां पर मिलेगा। अब ये देखिए यहां पर ये बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा में आप देखिए थोड़ा थोड़ा व्हाइट मार्बल का प्रयोग एक बार 2018 के पीटी में पूछा है। थोड़ा थोड़ा देखो, ऊपर देखिए, छतरियों में देखिए, आपको हल्का व्हाइट मार्बल दिखेगा प्रयोग। ये अकबर के गुजरात विजय से दक्कन विजय के उपलक्ष्य में 1602 में, जो अकबर ने दक्कन विजय की जो खानदेश को जीता था, तो 1602 में यह बुलंद दरवाजा बना था। अब यहां आपको सीकरी में बहुत सारे स्थापत्य दिखेगा, जैसे दीवाने आम, ये फतेहपुर सीकरी में। अब देखो ये पिलर्स को देखो, आपको लगेगा किसी हिंदू के घर का बरामदा है। ये सहतीर बना हुआ है, देखो ये पिलर्स बना हुआ है। ये त्रैविय शैली है, जो अकबर की विशेषता है स्थापत्य की। अंकुर ओके है? देखिए ये आपको दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में देखो, ये छज्जा है, ये छतरियां बनी है। अंदर जाओगे तो सहतीर बना हुआ है जो दिख नहीं रहा, और ये जो आपको मेहराब जहां तहां दिख रहा है, ये सजावट के लिए और कुछ नहीं। ये लगता है त्रैविय शैली में ही निर्मित है, और थोड़ा बहुत आर्कुएट शैली का प्रभाव। ये देखो ये पंचमहल है, ये पंचमहल बुद्धिस्ट शैली में बना हुआ है। तो अकबर एक सही मायने में कहोगे तो वो एक भारतीय शासक था, हिंदुस्तानीकरण उसका हो चुका था। उसका सारी शैलियां वगैरह में भी आपको हिंदुस्तान का प्रभाव दिखेगा, ज्यादा गहरा। अच्छा, और ये शेख सलीम चिश्ती का मकबरा मैंने आपको बताया ही था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये फतेहपुर सीकरी में जाओगे ना, तो अंदर में इस प्रांगण में हमको बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। जो इस प्रांगण में खड़ा हुआ, मतलब बड़ा शानदार लगता है। अंदर खड़ा होने के बाद लगता है कि भाई जब अकबर अपने फुल स्ट्रेंथ में होगा तो कैसा यहां दृश्य होगा। ये फतेहपुर में इस तरह की फीलिंग आती है। इधर आप देखोगे तो इसी में आपको जामी मस्जिद मिलता है। ये प्रांगण है, फतेहपुर का प्रांगण है। बुलंद दरवाजा के दूसरे साइड में कोर्टयार्ड है अंदर। देखिए ये सीकरी में जोधाबाई का महल है। देखिए एकदम हिंदू रीति से, पिलर, सहतीर, छज्जा, एक राजपूत औरत के सम्मान में जो बना है। ये देखिए छज्जा, ये छतरियां, ये सब त्रैविय शैली का प्रभाव। यहां पर उसका एक रसोई है। जैसे अब फतेहपुर सीकरी में जाओगे तो ये रसोई में आजकल क्या किया है टूरिस्ट डिपार्टमेंट, कि वहां पर एक राजस्थानी महिला को बैठा दिया है, जो मतलब
बाजरे की रोटी बनाती है और वहां पर बाजरे की रोटी बना के उसको घी में डाल के टूरिस्ट को ऑफर करती है खाने के लिए। क्योंकि यहां पर जोधाबाई एक राजपूताना से थी, तो उनका किचन में भी बाजरे की रोटी, घी लगी हुई बाजरे की रोटी ऑफर किया जाता है। और किचन यहां अभी भी किचन को वर्किंग रखा गया है। ये देखिए बीरबल पैलेस, ये भी हिंदू स्थापत्य की पूरी आपको तस्वीर नजर आएगी। छज्जा, छतरिया, गुंबद है नाम मात्र का, अंदर सहतीरी शैली बना हुआ है। अब देखो ये जहांगीर की विशेषता है। जहांगीर के काल में आपको 3 ही स्थापत्य मिलेंगे। जहांगीर के काल में आपको 3 ही स्थापत्य मिलेंगे। एक स्वयं अकबर का मकबरा, वो भी अकबर ने अपने मकबरा का डिजाइन, मैं आपको दिखाऊंगा, अकबर ने अपने मकबरा का डिजाइन स्वयं तैयार किया था। 2 मंजिल तो अकबर ने बनाई है खुद, तीसरी मंजिल बनाई है जहांगीर ने। जहां जहांगीर का निर्माण कार्य है आपको दिख जाएगा। तो एक तो आप अकबर के मकबरा को कंप्लीट किया, दूसरा उसने अपने फादर इन लॉ का मकबरा बनाया जिसका नाम था एतमादुद्दौला की उपाधि मिली थी, और वह नूरजहां का पिता, उसका मकबरा आगरा में बना। अकबर का मकबरा भी आगरा में जाओगे तो हाईवे से जब जा रहे होगे तो हाईवे में से 5 किलोमीटर पहले, सॉरी ये आगरा शहर से 5 किलोमीटर पहले आपको लेफ्ट साइड में उसी हाईवेज पर आपको सिकंदरा मिलता है जगह। उसी सिकंदरा में एक तरह से आगरा ही हुआ सिकंदरा, वो अकबर का मकबरा है। और अकबर के मकबरा का जो ओरिजिनल मकबरा है उसको तो जाटों ने हमला किया था, राजा राम जाट के नेतृत्व में, तो अकबर के मकबरा को क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो अब उसका एक दूसरा बना हुआ है, रिपेयरिंग वर्क होकर एक अलग बना हुआ है और वो बड़ा भव्य लगता है। जब आप मकबरा के अंदर जाओगे, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और दूसरा है एतमादुद्दौला का मकबरा, उसका फादर इन लॉ था। और तीसरा है अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। तो कई बार क्या होता है, पीटी में कोई जगह का नाम पूछ देंगे, अब्दुल रहीम खाना का मकबरा कहां है, चॉइस ए दिल्ली, चॉइस बी आगरा, चॉइस सी। अब जैसे पूछेंगे आपसे कि अच्छा जहांगीरी महल कहां है, चॉइस ए दिल्ली, चॉइस बी आगरा, चॉइस सी, अकबर द्वारा निर्मित जहांगीरी महल कहां है। तो वो क्वेश्चन पता चला कि आगरा के बदले फतेहपुर सीकरी लग गया। तो फिर ऐसा प्रतीत होता है प्रीलिम्स के एग्जाम में कि जहां किश्ती मेरी डूबी वहां पानी बहुत कम था। तो ये अच्छा, और मैं एक विशेषता और बताऊंगा कि जिसको तुम कहते हो संगमरमर, संगमरमर के युग में स्थापत्य को लाने वाला कौन है, तो जहांगीर है। जहांगीर ने स्थापत्य को मार्बल युग में लाया, और मार्बल युग में लाया यानी संगमरमर, ये जहांगीर की विशेषता है। और जब एक बार मार्बल युग में लाया, मैंने मैटर्न में दे दिया है, तो जहांगीर ने सजाने के लिए 2 शैलियों का प्रयोग किया संगमरमर में। एक तो संगमरमर का व्यापक प्रयोग, दूसरा पित्रादुरा। अब पित्रादुरा क्या होता था, तो उसको हिंदी में कहते हैं पच्चीकारी। ये पच्चीकारी क्या है मैं आपको दिखाता हूं। और तीसरा है संगमरमर की जाली। संगमरमर की जाली, ये प्रयोग सजाने के लिए जहांगीर ने किया था। देखो अब ये है मकबरा, अकबर का मकबरा। देखने से आपको लगेगा नीचे का जितनी चीजें हैं वो अकबर ने बनवाई है, ऊपर जो व्हाइट मार्बल का ये पार्ट है ये जहांगीर ने कंस्ट्रक्ट करवाया है, ये अकबर का नहीं ओरिजिनली। और इसमें भी तुम देखोगे यहां पर इसको कहते हैं, इसमें मसीही क्रॉस बना हुआ है। तो अकबर का मकबरा में हिंदू प्रभाव, इस्लामी प्रभाव और ईसाई प्रभाव तीनों दिखता है, इसलिए सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का समन्वय की ओर संकेत करता है अकबर का मकबरा। ये देखिए प्रवेश द्वार है, यहीं से मकबरा के अंदर जाओगे आप, ये मीनार बने हुए और यहीं से प्रवेश द्वार है, यहीं से घुसकर आप मकबरा के अंदर जाओगे। ये भी 4 बाग शैली में। ये देखिए एतमादुद्दौला का मकबरा है, पित्रादुरा। आपको यहां पित्रादुरा ठीक से नहीं दिखेगा, आगे दिखाऊंगा। पच्चीकारी में क्या होता था, उसको इनले वर्क कहते हैं, पेंटिंग्स नहीं है। पेंटिंग्स का जैसे आपने छेनी और हथौड़ी लिया, और छेनी हथौड़ी को मतलब दीवार को काट काट के, जैसे मान लो ये व्हाइट मार्बल है, आप इसको कल्पना करो ये व्हाइट मार्बल है, ओके। तो यहां पर छेनी हथौड़ी से आपने ऐसे छोटा 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 छोटा, जैसे इसको ऐसे समझो, आपने छेनी और हथौड़ी से इसको धीरे धीरे फूल के आकार का काट दिया, ऐसे ऐसे खाली हो गया। और ये व्हाइट है तो व्हाइट में आप रेड कलर का, येलो कलर का या ग्रीन कलर का अलग 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 इसमें आप पत्थर को इनले वर्क कर दोगे, भर दोगे, फिल कर दोगे। तो अब जो यह लुक देगा, ये लुक होगा पच्चीकारी का।
मैंने फ्लावर का लुक देगा या अलग अलग चीज आगे मैं आपको बताऊंगा। यहां दिख नहीं रहा, ये देखो पूरे व्हाइट मार्बल। इत्मादुद्दौला का मकबरा पहला ऐसा भवन है एक पूरा व्हाइट मार्बल में देखो ये बनाया है। यहां पच्चीकारी का पहला उदाहरण है। देखो पच्चीकारी, इसमें कुछ कुछ दिखेगा, देखिए शायद आपको दिखे ना दिखे तो मैं फिर आगे दिखाऊंगा। ये अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, इसमें लाल पत्थर है और व्हाइट मार्बल दोनों को मिला के बनाया है। ये दिल्ली में है शाहजहां। अब देखो असली मार्बल युग शुरू हुआ शाहजहां, मार्बल एज शाहजहां के समय, संगमरमर युग। अकबर और शाहजहां के स्थापत्य की तुलना की जाती है। मैंने यहां तुलना आपको दी हुई है। जैसे देखिएगा हमने आपको दिया हुआ है कि पित्रादुरा का प्रयोग जारी रहा और शाहजहां के समय एक नई शैली जुड़ी, उसको कहते हैं बहुस्तरीय मेहराब। बहुस्तरीय मेहराब का मतलब है मल्टीफोल्ड आर्क। जैसे पहले आर्क ऐसे बनते थे ना, या सिंपल या ऐसे बनते थे, अब वो ऐसे 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 सजाने के लिए आर्क बनाने लगा। ऐसे मैं आपको बताता हूं, दिखाता हूं, देखिए मैं आपको एक दो दिखा देता हूं। देखिए ये देखिए ऐसे 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 ये आर्क बना हुआ है ना, आप लोगों के पास ये होगा, इसको बहुस्तरीय मेहराब बोलते हैं। ये छज्जा है, छज्जा, और ये छतरियां गार्डन के अंदर है, इसको कहते हैं दीवाने खास है। देखिए इसकी शैलीगत विशेषता है चार वाग शैली, दोहरे परत वाले गुंबद का प्रयोग, छतरियों का प्रयोग, सजावट के लिए पित्रादुरा का प्रयोग और ऊंचे चबूतरे पर स्थापत्य का निर्माण, ये सारी विशेषताएं इसमें। देखिए छज्जा है, छतरियां, देखिए ये सब व्हाइट मार्बल का बना हुआ। जैसे देखो शाहजहां ने आगरा में एक काम करवाया। पहले आगरा में अकबर के जितने स्थापत्य थे केवल जहांगीरी महल को छोड़कर बाकी सारे स्थापत्य को तुड़वा के व्हाइट मार्बल में बनवाया। फिर उसने अपनी नई राजधानी चुनने के लिए दारा सिकोह को भेजा था, तो दारा सिकोह ने नई राजधानी का चयन किया जो दिल्ली में बना, उसको शाहजहांबाद नाम हुआ। वहां पर आपको लाल किला और बाकी भवन, शाही हमाम, दीवाने आम, दीवाने खास, बहुत सारे स्थापत्य बनाए। दीवाने खास के बारे में कहा जाता है इतना खूबसूरत शाहजहां ने बनाया संगमरमर का कि उसमें कहा गया कि गर फिरदौसे उ जमी अस्तो उ हमी अस्तो उ हमी अस्तो उ हमी अस्तो। अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, वह यही है, वह यही है। तो ये व्हाइट मार्बल के इसके बेहतरीन है। देखो ये पित्रादुरा थोड़ा थोड़ा दिखेगा, इनले वर्क आपको और आगे दिखाता हूं। ये बहुस्तरीय मेहराब है। मोती मस्जिद, देखो मोती मस्जिद दो है। एक मोती मस्जिद शाहजहां ने आगरा में बनवाया, दैट इज कॉल्ड मोती मस्जिद, ओके। और एक मोती मस्जिद औरंगजेब ने दिल्ली में बनवाया, लेकिन शाहजहां का मोती मस्जिद जो आगरा का बहुत भव्य है। दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई है वो बहुत घटिया है। ये मोती मस्जिद है, आगरा की है। अब देखो ये मुसम्मन बुर्ज है, यहीं पर शाहजहां को कैद किया था औरंगजेब ने। अब तुम कभी कभी आगरा जाओगे तो आगरा में ये जगह तुम देख रहे हो ना, इसी पर शाहजहां कैद था। अब उधर तो नहीं जाने देते हैं टूरिस्ट को, तो उधर तो नहीं जाने का हमें मौका मिला। इधर एक खुला हुआ प्रांगण, इधर पीछे जाओगे तो पीछे एकदम खाली प्लॉट है। खैर अभी भी गवर्नमेंट के चौकस होने के कारण या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बिल्डर ने वहां बिल्ड नहीं किया है, तो सीधा यहां से ताजमहल आपको अभी भी दिखेगा। शाहजहां यही चेयर पर बैठा रहता था और यहीं से ताजमहल को निहारता रहता था, यहीं पर कैद था। और ये पहले गोल्ड का बना हुआ था, ये मुसम्मन बुर्ज के ऊपर गोल्ड लगा हुआ था और अंग्रेज यहां से इस गोल्ड को निकाल लिया और यहां पर पीतल लगा दिया। ये देखो बहुस्तरीय मेहराब है, यही बहुस्तरीय। अब गौर से यहां देखने का मौका मिलेगा, ऐसे घुमा हुआ है ना, इसी को मल्टीफोल्ड आर्क बोलते हैं इंग्लिश में, बहुस्तरीय मेहराब, मल्टीफोल्ड आर्क। दीवाने आम आगरा, आगरा और दिल्ली ही मुख्य। देखो ये बहुस्तरीय मेहराब है। ये देखिए ये है पित्रादुरा, क्लियर कट दिखेगा। देखिए इनले वर्क, इनले वर्क, पित्रादुरा बेहतरीन है। ये लाल किला दिल्ली, ये देखिए। अब ये सबसे शानदार कृति मुगल काल का इंडो इस्लामिक स्थापत्य का चरम है।
चारबाग शैली, ऊंचे चबूतरे पर स्थापत्य का निर्माण, आगरा का ताजमहल, मीनारों का प्रयोग ईरानी शैली, ऊंचे चबूतरे पर भारतीय शैली, ये ताक बना हुआ है, ताक, इस तरह के जो ताक होते थे ये हिंदू स्थापत्य की विशेषता होती थी। ये पितरादुरा बना हुआ है, दोहरे परत वाले गुंबद का प्रयोग है, ऊपर कलश है, चारों तरफ मीनारे बनी हुई, छतरियां बनी हुई है। ये है बेहतरीन दुनिया की कृति आगरा का ताजमहल। देखो शाहजहां की प्लानिंग थी कि यमुना के इस पार उसने आगरा का ताजमहल बनाया था। यमुना के उस पार तुम देखोगे, क्योंकि चारबाग शैली है, चारबाग शैली, तो तीन तरफ से रास्ता है, पीछे यमुना नदी बहती है ताजमहल के। इस चबूतरे पर चढ़ के उधर देखो, इतना भव्य लगता है। और ठीक इसके बैक साइड में जो यमुना नदी है, उसके उस साइड उसने एक दूसरा ताजमहल की परिकल्पना की थी अपने मकबरा के लिए। अब दो ताज एक साथ जब चमकते तो कितना भव्य दृश्य होता, टूरिस्टों के लिए कितना आकर्षण का विषय होता, इंडिया की फॉरेन करेंसी आज कितनी बढ़ती। लेकिन औरंगजेब ने उसको गिरफ्तार कर लिया और वह इच्छा उसकी अधूरी रह गई। सो माय स्टूडेंट्स, आपको लिखने के लिए देखो ये पितरादुरा है, लिखने के लिए जितना चाहिए उतना तो मैंने आपको दे ही दिया है मैटर में, तो कोई वो आश्चर्य का विषय नहीं। औरंगजेब में तो स्थापत्य का पतन हो गया, वो तो उसके तीन ही स्थापत्य हैं। एक तो दिल्ली में मोती मस्जिद, दूसरा लाहौर में बादशाही मस्जिद, इसका नाम दिया हुआ है, और तीसरा औरंगाबाद में जब उसका, जहां पर वो दक्षिण के युद्ध में उलझा था, वहां पर अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी का मकबरा उसने बनवाया था। रबिया दुर्रानी का मकबरा, तो उसको बीवी का मकबरा कहते हैं। देखो इसको सेकंड ताज कहा जाता है। ये ताज की नकल है, इन ताज की बड़ी गरीब नकल है। देखो कितना घटिया सामग्री लगाया है कि पूरा काला हो गया। मतलब बीवी के प्रति भी वो व्यक्ति ईमानदार नहीं दिखता है। ये देखो, ये चारों तरफ से इसका जो स्थापत्य है वो काला हुआ पड़ा है। तो यही तीन शैलियां हैं। अब मुझे जितना कंटेंट मैंने आपको दे दिया है, शेरशाह कालीन स्थापत्य का बचा हुआ था, पीछे छूट गया था, ये मैंने आगे डाल दिया है। देखो यही है उसका मकबरा, तालाब के बीच सासाराम में है, बिहार के सासाराम में। ओके माय स्टूडेंट्स, तो आर्किटेक्चर आप लोगों का कंटेंट मैं पहले ही भेज देता हूं, उसको आप देख लोगे तो समझ जाओगे। अब एक दो क्वेश्चन हमारे ऊपर उधार है। एक तो आज मैंने फारसी साहित्य पर दिया और एक मैंने पिछला क्वेश्चन नहीं किया है, तो मैं कल आता हूं तो उसको कवर कर लेता हूं। और कल मैं आपको चित्रकला और संगीत कला इसका मैटर भेज दूंगा। तो कल आपका चित्रकला संगीत कला में ज्यादा नहीं है तो हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन मुझे, अब टाइम मेरा समाप्त हो गया, स्थापत्य कला में एक दो क्वेश्चन मुझे लिखवाने का मतलब है कि आपको होमवर्क देना है। तो कल मैं क्वेश्चन फॉर्म कर दूंगा। आज आप उसको पढ़ लीजिए, कल मैं क्वेश्चन फॉर्म कर दूंगा। तो आज मैं यही रुकता हूं, फिर कल आपसे मिलता हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच माय स्टूडेंट्स, गुड नाइट।